नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मैथ क्लास 11 का चैप्टर 1 समुच्चय। तो समुच्चय में हमने प्रीवियस वीडियो में 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्सरसाइज आता है वह है 1.3। तो 1.3 का जो परिचय है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 1.3 का जो परिचय है आपने पढ़ा तभी आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आएगा। तो परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो परिचय के बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है उपसमुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सबसेट्स कहते हैं। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो जो यहाँ कह रहा है उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो माना कि जो बी है, समुच्चय बी है, वह आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कि आपके जो विद्यालय में हैं उनमें जो सभी विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय है तथा जो ए है वह आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी का समुच्चय है। मतलब कि यह जो बी है वह विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा जो ए है वह आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो जो ए के अवयव होंगे वह बी में पक्का होंगे, क्योंकि जो विद्यालय के अंदर कक्षा आता है मतलब कि जो ए के अवयव हैं वह बी में जरूर होंगे। मतलब कि यही दिया है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, मतलब जो ए का अवयव है जो कक्षा के विद्यार्थी हैं वह विद्यालय के भी विद्यार्थी होंगे। मतलब कि जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है वह समुच्चय का बी का भी एक अवयव है। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ है अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है या उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय को प्रतीक में हम ए सबसेट्स बी या ए उपसमुच्चय बी, ए बी का उपसमुच्चय है, इसको बोलते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। क्या ए इज सबसेट्स ऑफ बी, तो इसको हम ए सबसेट्स बी पढ़ेंगे। तो यदि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो स्मॉल ए है वह ए के अंदर है, तो जो स्मॉल ए जब ए के अंदर है और ए पूरा पूरा बी के अंदर है, तो जो ए है, जो स्मॉल ए है वह बी के अंदर भी होगा। तो यदि ए इज बिलोंग्स टू स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू बी। नोट, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वह सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो जब भी हम उपसमुच्चय लिखेंगे उसमें हम फाई को जरूर लेंगे, जो कि फाई रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, माना ए बराबर 1 2 3। जो 1 2 3 हैं वह ए से बिलोंग्स करते हैं। तो ए के उपसमुच्चय हमारे हो जाएंगे, पहला तो रिक्त समुच्चय फाई, दूसरा ए एक, क्योंकि जो एक है, मान लीजिए एक यह समुच्चय है और यह ए में 1 2 3, यह 3 अवयव हैं। तो जो इस समुच्चय है इसका जो अवयव है वह ए का अवयव है, ए का भी अवयव है, इसलिए जो यह एक होगा वह ए का उपसमुच्चय होगा। तो फाइव 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो जो ए के उपसमुच्चय होंगे वह फाइव होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 1 और 2 होंगे, 1 और 3 होंगे, 2 और 3 होंगे, 1 और 2 और 3 होंगे। तो आपको उपसमुच्चय समझ में आया होगा।
इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब है अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। तो आपको मैं बता दूं कि जो क्लास 12 का मैथ्स है वह इसी जो मैथ्स का पहला लेसन है वह भी समुच्चय है, और जो समुच्चय है वह भी अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में से शुरू होता है। तो अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में हम पहला पढ़ेंगे विवृत या खुला अंतराल। तो इसमें है यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर और ए इज ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर देन बी, मतलब कि जो यक्स है वह ए से बड़ा है तथा बी से छोटा है, मतलब कि जो यक्स है वह ए तथा बी के बीच में है। तो समुच्चय यक्स सच दैट यक्स सच दैट ए ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर देन बी, मतलब कि जो यक्स है वह ए और बी के बीच में है। तो इस प्रकार का जो अंतराल होता है वह विवृत या खुला अंतराल कहलाता है। इसे हम छोटे कोष्ठक में ए और बी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि जो यक्स है वह ए और बी के बीच में है लेकिन ए और बी नहीं है। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसमें दिखाया गया है कि जो ए और बी के बीच में यक्स है लेकिन वह ना तो ए है और ना ही बी है। तो अब दूसरा आता है हमारा समृद्ध या बंद अंतराल। तो यदि ए और एंड बी बिलोंग्स टू और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब कि जो यक्स है वह ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है तथा जो यक्स है वह बी से छोटा है तथा बी के बराबर ही भी है, मतलब कि ए और बी के बीच में भी है लेकिन ए भी है और बी भी है, मतलब ए से बी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो इस प्रकार का जो अंतराल होता है वह समृद्ध या बंद अंतराल कहलाता है। इसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। बड़े कोष्ठक के ए और बी लिखने का मतलब है कि जो यक्स है वह ए और बी के बीच में होगा और वह ए भी होगा और वह बी भी होगा। तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि जो ए और बी के बीच में यक्स है वह ए भी है और बी भी है। तो जहाँ भी हमें बड़े कोष्ठक मिलेगा मतलब कि वहाँ पास हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा, मतलब कि वह बड़ा भी है और बराबर भी है। तो जहाँ पास भी बड़ा कोष्ठक मिलेगा हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है, और जहाँ पे छोटा कोष्ठक मिलेगा वहाँ पे केवल ग्रेटर देन होगा। तो अब तीसरा देखते हैं, एक बंद एक खुला अंतराल। तो इसमें हम देखते हैं पहला है छोटा कोष्ठक ए बी बड़ा कोष्ठक बंद, मतलब कि जो यक्स है वह ए बी के मध्य में है और वह ए नहीं है लेकिन बी है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब कि जो यक्स है वह ए और बी के बीच में है और वह बी है लेकिन ए नहीं है, मतलब यहाँ ए और ये बी है। तो जो हमारा यक्स है वह ए को बिना छुए, मतलब ए नहीं है, तथा ए से लेकर बी को छू के मतलब कि बी है, इतने के बीच में हमारा यक्स होगा। तथा दूसरा दिया है बड़ा कोष्ठक ए बी छोटा कोष्ठक, मतलब कि जो यक्स है वह ए के ए से जो ये ए से बड़ा है तथा ए के बराबर भी है और वह बी तक है, मतलब बी से छोटा है लेकिन बी नहीं है। तो इसको हम यक्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यक्स इज ग्रेटर देन बी लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो यक्स है वह ए है और ए से बड़ा है
तथा b से छोटा है और वह b नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब आता है घात समुच्चय। तो जो घात समुच्चय होता है वह समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय का संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। मतलब कि जो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उनका जो संग्रह होगा उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब जो समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनका समुच्चय घात समुच्चय कहलाएगा। इसे P कोष्ठक में A से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं A बराबर 1 2 3, मतलब A में 1 2 3 अवयव हैं, तो A के जो सभी उप समुच्चय होंगे वह होंगे फाई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो जो PA होगा वह इन सभी समुच्चय का संग्रह होगा। तो जो जो एक यहाँ जो कोष्ठक में है मतलब समुच्चय को दर्शा रहा है वह जो PA के अंदर समुच्चय के रूप में ही होगा। मतलब कि समुच्चय का चिन्ह मझला कोष्ठक फाई समुच्चय 1 समुच्चय 2 इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार फाई 1 2 1 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारे यह सब एक में हो जाएगा। इसको अलग अलग रखने के हमको इन कर्ली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो PA बराबर कर्ली में फाई कर्ली में 1 कर्ली में 2 कर्ली में 3 कर्ली में 1 2 कर्ली में 1 3 कर्ली में 2 3 कर्ली में 1 2 3। तो अब एक सूत्र है NPA बराबर 2 की घात में m। जो NPA है मतलब कि जो NPA जो NP है मतलब कि NPA में कितने उप समुच्चय की संख्या होगी, वह 2 की घात m। मतलब कि जो m है वह समुच्चय A के अवयव की संख्या है। मतलब कि यहाँ समुच्चय A में हमारा 3 अवयव हैं, तो जो यहाँ सूत्र में अगर हम 2 की घात में 3 रख दें तो हमारा 8 आएगा। मतलब कि जो NPA है वह 8 है, मतलब उप समुच्चयों की संख्या 8 है। तो अगर हम यहाँ गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि जो उप समुच्चयों की संख्या है वह 8 है। तो अगर हमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम यूनिवर्सल सेट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ दिया है सम संख्याओं विषम संख्याओं के समुच्चय के लिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मतलब कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वह सभी समुच्चयों का सम्मिलन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए हमें विश्व के सभी जनसंख्याओं का अगर हमें विश्व के सभी पुरुषों की जनसंख्याओं का समुच्चय बनाना हुआ तो हम कह देंगे कि विश्व के सभी मानवों का समुच्चय जो एक यूनिवर्सल सेट्स होगा। तो यही है कि सम संख्या के लिए विषम संख्या के लिए समुच्चय के लिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब कि सम संख्या कितनी भी संख्या होंगे वह एक प्राकृतिक संख्या अवश्य होंगे, और जो विषम संख्या के समुच्चय होंगे वह एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जरूर होंगे। तो जो प्राकृतिक संख्या हुआ वह एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। पूर्णांक का समुच्चय Z के लिए परिमेय संख्या के समुच्चय Q एक सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब कि जितने भी पूर्णांक हैं वह एक पक्का परिमेय संख्या होंगे। जैसे पूर्णांक अगर हम 2 मान लें तो 2 के बट्टा 1 कर देंगे तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। अगर हम जो परिमेय है 2/3 अगर इसको हम पूर्णांक कहें तो यह गलत है, क्योंकि जब 3 का 2 में भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इसलिए जो परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या के समुच्चय Q के लिए
पूर्णांक का समुच्चय जेड एक यूनिवर्सल सेट्स नहीं होगा। इसके जगह पे पूर्णांक का समुच्चय जेड के लिए परिमेय संख्या का समुच्चय जे क्यू एक यूनिवर्सल सेट्स है, मतलब एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज लगाएंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।